नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं विकास शुक्ला। एक और नए टॉपिक के साथ हम आज आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आपको पता ही है, विगत कुछ दिनों से हम लोग न्यूट्रिशन सब्जेक्ट एएनएम के लिए ले रहे हैं। साथ में हम टॉपिक को इतना इंक्लूड कर रहे हैं कि हम जीएनएम का सिलेबस भी इसमें हमने एड ऑन कर रखा है। तो दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, एएनएम जीएनएम या जो भी कंपटीशन की तैयारी चल रही है, जिन लोगों के एएनएम की चल रही है या जीएनएम के लिए चल रही है, एनएचएम के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जो भी डिफरेंट जो आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पिछले जो प्रीवियस वीडियो हैं वो भी सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिफोर द स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिनों में 11 और 12 फरवरी को जीएनएम थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। आरएनसी का जो शेड्यूल आया है, तो उसके लिए भी हम कम्युनिटी और मिडवाइफरी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आते ही हैं, तो लगभग हम 25 क्वेश्चन की एक सीरीज ला रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में, और उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आरएनसी की जो एग्जामिनेशन पैटर्न्स होते हैं उसके अंदर जो है हम किस तरीके से कॉपियों को लिखते हैं। 40 पेज की जो कॉपी होती है उसको कैसे बनना, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता। 10 12 15 20 22 पेज भर के आते हैं, उतना कंटेंट नहीं लिखते हैं और फिर उनकी बैग आ जाती है ना। तो हम आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी आरएनसी के एग्जामिनेशंस में करेंगे, उसी टॉपिक के साथ में, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, है ना। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, लास्ट टॉपिक में हमने कुपोषण देखा था। तो कुपोषण में क्या होता है कि एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होती है, लेकिन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है। इसके लिए दो क्लासिफाइड हैं, दो बीमारियां, जिसके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है क्या, है ना। तो प्रोटीन ऊर्जा जो कुपोषण है वो क्या है। तो प्रोटीन ऊर्जा एक गंभीर कुपोषण विकार है ना। तो ये गंभीर प्रकार का एक पोषण विकार है जो शरीर में प्रोटीन और कैलोरी, है ना, उसकी कमी के कारण होता है। तो नाम से ही क्लियर है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो है ना, अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करें तो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजीज, मैक्सिमम जो वर्ड हैं वो उनके नाम से ही उनका मतलब बता देते हैं। बस थोड़ा सा हमें अपना आईक्यू लगाना है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण मतलब प्रोटीन की कमी एवं ऊर्जा की कमी, है ना, के कारण होने वाली बीमारी को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। तो जब बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और पोषक तत्व नहीं मिलता है, प्रोटीन एवं ऊर्जा पोषक तत्व नहीं मिलता है, ऐसे बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से पीड़ित बच्चा कहा जाता है। तो ये दोनों की कमी से होता है ना। विशेषकर ये कौन सी उम्र में होता है? 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिकतर ये पाया जाता है। एएनएम के हिसाब से और जीएनएम के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आरएनसी एग्जामिनेशंस में हेल्थ प्रमोशन में 15 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। अगर 15 नंबर का नहीं आया तो 6 नंबर के क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमने पढ़ लिया संतुलित आहार, जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चनों में ज़्यादा रहती है, 80%। 20% कभी आ जाए 15 नंबर में, लेकिन ये 80% 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछते हैं, और 20% हो सकता है कि 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले। तो आप थोड़ा सा विशेषकर पेन और कॉपी लेकर बैठना ये टॉपिक के लिए। तो भारत जैसे विकासशील देशों में यह शिशु मृत्यु एवं रोगों का प्रमुख कारण है कि भाई जो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुई है और उसका रिसर्च हुआ, उसका डेटा जो निकाला है, उसमें ये पाया गया है कि मैक्सिमम जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 60 to 80% जो शिशुओं की जो मृत्यु दर है वो इस बीमारी से पाई गई है। अब परिभाषा देख लेते हैं कि जब शरीर को वृद्धि, विकास एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक प्रोटीन ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तो उसकी कमी से जो उत्पन्न होने वाली स्थिति है उसको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई प्रोटीन हमारे शरीर की क्या करता है? वृद्धि करता है ना। ऊर्जा हमें लगातार कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज मिलती है जो हमारे शरीर में एनर्जी सप्लाई करने का काम करती है। जब ये दो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, और उसकी कमी से जो हमें बीमारी होगी उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके मेजर क्लासिफिकेशन में बढ़ते हैं कि भाई इसके अंतर्गत जो है वो क्या है। सबसे पहला है सूखा रोग।
जिसको सुखंडी या मरासमस रोग भी कहते हैं। दूसरा जो रोग है वो है क्वाशियोरकर, है ना, और तीसरा है मैरस्मिक क्वाशियोरकर। या तो ये सिंगल रहेगा या फिर ये सिंगल रहेगा या दोनों तरीके के रहेगा। अब मरासमस ये मेनली एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट की कमी या एनर्जी की कमी से होता है, साथ में प्रोटीन की कमी भी रहती है। लेकिन जो क्वाशियोरकर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी रहती है, और मैरास्मिक क्वाशियोरकर में दोनों तत्वों की जो है वो कमी रहती है। तो मरासमस की अगर हम बात करें तो मरासमस जो है, जब बालक के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है तो मरासमस रोग हो जाता है। और लंबे समय तक भूख की स्थिति, जिसको स्टारवेशन कहते हैं ना, बच्चा क्या होता है लंबे समय तक भूखा रहता है, उसको खाने नहीं मिलता है, तो उसके कारण उसके शरीर में प्रोटीन एवं ऊर्जा की हानि हो जाती है। और आमतौर पर मैंने अभी बताया 6 से 18 महीने की उम्र में ये जो बीमारी है वो बच्चों में दिखती है। अब हम बात करते हैं मरासमस जो है सूखा रोग। अब मैक्सिमम मेडिकल लाइन में, मेडिकल की भाषा में बहुत सारे जो शब्द हैं ना वो दो चीज़ों से लिए गए हैं, या तो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं या लैटिन भाषा से लिए गए हैं। कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चंस 1 नंबर का पूछते ही हैं कि भाई कोई भी कंटेंट आ गया तो हमें उस कंटेंट के ऊपर, जैसे न्यूट्रिशन शब्द हमने शुरू किया था लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं वो इन दोनों भाषाओं से लिए गए हैं। तो वो भाषा से लिए गए शब्द क्या हैं, कौन सी भाषा से लिए हैं, उनका मतलब क्या है, इन चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे क्लियर होना चाहिए। तो मरासमस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना, टू वेस्ट, है ना। अब यहाँ पर मरासमस की उपस्थिति में इसके जो शाब्दिक अर्थ है व्यर्थ होना, वेस्ट होना, तो यहाँ पर वेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वेस्ट हो रहा है वो हो रही है उस बच्चे की मसल्स, है ना। मसल्स ग्रोथ नहीं होंगी और मसल्स पूरी शरीर से खत्म हो जाएंगी और बिल्कुल हड्डियों का एक ढांचा सा जो है वो उस बच्चे में दिखाई देगा। तो अधिकांश ये गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है ना, या फिर जिनके आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा का अभाव होता है, तो उनमें ये मरासमस जो रोग है वो देखा जाता है। तो सूखा रोग सबसे बड़ा और मुख्य कारण है। प्रारंभिक अवस्था में जल्दी ही माँ का दूध छुड़ा देना या उचित एवं पौष्टिक आहार नहीं दिया जाना इसका प्रमुख कारण है कि भाई यहाँ तो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें यही है कि भाई प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी है। सेकेंडरी अगर हम देखें कि जो मेजर रीज़न है उसमें क्या होता है कि बच्चे को जब 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम अनिवार्य करते हैं, पाबंद करते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बच्चा फीडिंग नहीं कर पाता है, समय पूर्व माँ की मृत्यु हो जाए या माँ का दूध सिक्रीशन ना हो या माँ को कोई बीमारी हो, है ना, या फिर बच्चा अत्यधिक संक्रमण से पीड़ित हो, गंभीर हो, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा हो, तो कुछ भी कारण हो सकता है जिससे ब्रेस्ट फीडिंग छूट जाती है ना। तो माँ के दूध 6 महीने के लिए बच्चों के लिए सर्वोपरि है और वो सफिशिएंट भी है, बाकी ऊपर से किसी भी पोषक तत्वों की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है 6 मंथ तक। लेकिन आफ्टर 6 मंथ हम सप्लीमेंट्री फूड के बारे में बात करते हैं, तो सप्लीमेंट्री जो फूड है ना, तो सप्लीमेंट्री फूड भी स्पेशली हम देखते हैं कि उसमें भी माँ के दूध के साथ साथ हम दूसरे पौष्टिक आहार जो हैं जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, फलों का जूस, ये हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं देने के लिए, ठीक है। तो वो पौष्टिक आहार नहीं मिलता है जिसकी वजह से मरासमस रोग होता है। तो मरासमस कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा से, है ना, जिसका मतलब होता है व्यर्थ होना। व्यर्थ क्या हो रही है, यहाँ पर मसल्स हो रही है। अब इसके लक्षण देखिए, पहला ही प्राइमरी लक्षण जो है वो है मसल्स फास्टिंग, इसका मतलब मांसपेशियों का सूखना। तो बच्चे का शरीर हड्डियों और त्वचा का सिर्फ और सिर्फ ढांचा रह जाता है, मतलब मसल सारी जो है वो बच्चे के शरीर से गायब हो जाती है और त्वचा जो है वो बिल्कुल हड्डियों से चिपक जाती है ना। तो पहला प्राइमरी जो सिम्टम है वो यही है कि जो मांसपेशियां हैं वो सूख जाती है। दूसरा, स्किन अब जब सूख जाएगी, अब जो मैं एक बात बताऊं कि भाई जो नॉर्मल स्किन हमारी मसल्स के साथ जुड़ी हुई है और मसल सडनली डाउन हो जाएंगी तो उसकी इलास्टिसिटी पर असर पड़ता है, और इलास्टिसिटी के असर पड़ने पर क्या होता है, झुर्रियाँ जो हैं वो दिखने लगती हैं और त्वचा के नीचे वसा भी बिल्कुल ना के बराबर होता है और त्वचा क्या हो जाती है, स्किन हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाती है और ढीली ढाली फोल्ड, जैसे बुढ़ापे में जो बूढ़े लोगों की फोल्डेड स्किन होती है ना, वैसी स्किन इसमें हो जाती है। और साथ साथ बॉडी का जो वजन है, जब वो मसल्स वास्टिंग होगी तो बॉडी का जो वजन है वो भी कम होगा और साथ में लंबाई की वृद्धि भी नहीं होगी। बाल जो हैं
वो रूखे रहेंगे, मटमैले रहेंगे और बाल बहुत कम हो जाएंगे। रूखे ड्राई, है ना, मटमैले और बहुत कम हो जाएंगे, और चेहरा एकदम ओल्ड मैन फेस के जैसा दिखाई देता है, और बच्चे की उम्र जो है वो अधिक दिखाई देती है इस बीमारी में। साथ में इन बच्चों को जब कोई संक्रमण होगा, एक तो इजीली इन्फेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि इनकी बॉडी में प्रोटीन एनर्जी नहीं है। दूसरी बात, जैसे दस्त वगैरह लगते हैं, तो दस्त ज़्यादा लगने से उन बच्चों में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, पानी की कमी, मिनरल्स की कमी जो है वो उनके शरीर में हो जाएगी। साथ में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। सामान्य से जो बॉडी टेम्परेचर कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं, लेकिन सामान्य से बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो होता है उसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, जो अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, या 38 डिग्री से ऊपर जो जाता है, और 36.5 से डाउन जा रहा है तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, या 97 से नीचे जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जो पल्स रेट है, नाड़ी दर जो है वो भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो भाई पल्स रेट का कम होना जिसको हम कहते हैं ब्रेडीकार्डिया, और पल्स रेट का बढ़ना, है ना, अबव 100 जिसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया, है ना। तो पेट या पीठ जो है, पेट या पीठ सटा हुआ रह जाएगा, या फिर गैसीय फुलाव के कारण बच्चे का पेट बिल्कुल बाहर निकलने ले जाएगा, और चेहरा पिचक जाने के कारण, मतलब बॉडी अब मसल्स नहीं रहेंगी फेस पर भी, और चेहरा बिल्कुल अंदर की तरफ धस जाएगा, और आंखें एकदम बाहर की तरफ बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, और आंखें ऐसा लग रहा है वो बच्चा हमें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है ना। तो ये मेनली सिम्टम्स मरासमस में आते हैं। और भूख सामान्यतः अप्रभावित रहती है, और साथ में जो विटामिन हैं या जो मिनरल्स हैं उनके भी न्यूनता के लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर मरासमस के मेजर जो लक्षण हैं, मसल्स वास्टिंग होना, वेट लॉस होना, भूख नहीं लगना, बाल रूखे मटमैले हो जाना, है ना, नाड़ी दर कम होना, उसके बाद टेम्परेचर कम होना, उसके बाद डिहाइड्रेशन होना, गैसीय फुलाव, पेट बड़ा, स्किन फोल्डेड्स में कन्वर्ट हो जाना, चेहरे के अंदर जो स्पेशली हमारी जो मसल्स हैं वो धस जाएंगी, तो चेहरा, गाल जो है वो पिचक जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी बाहर की तरफ दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर ये जो मेजरली लक्षण है वो मरासमस के हैं। अब हम बात करते हैं क्वाशियोरकर की, ठीक है। तो क्वाशियोरकर जो है वो 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों में होता है ना। अब क्वाशियोरकर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण होता है, इसमें ऊर्जा की, एनर्जी की कमी नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट की कमी इसमें नहीं होती। क्वाशियोरकर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती। कभी कभार क्या होता है, 6 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ एक बीमारी भी दे सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई क्वाशियोरकर के जो सामान्य जो कारण है या इसके स्पेसिफिक जो लक्षण हैं उनको लिख सकते हैं, और उपचार में हम डाइट वगैरह जो प्रोटीन डाइट होती है वो प्रिफर कर सकते हैं। अब क्वाशियोरकर का जो सबसे पहले, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वाशियोरकर का सबसे पहले वर्णन 1933 में डॉक्टर सिसिली विलियम्स ने किया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई क्वाशियोरकर को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था। आंसर है डॉक्टर सिसिली विलियम्स, और सन है 1933, है ना। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है। उनका कहना था कि यह रोग बच्चे को तब होता है जब अगला बच्चा जन्म लेता, मतलब किसी माँ के 2 बच्चे हैं, है ना, तो पहले डिलीवरी होने के बाद जब सेकंड बच्चा जन्म लेता है तब ये कमी जो है उन बच्चे में रहती है। तो क्वाशियोरकर जो है ना, अब देखो वो ग्रीक भाषा का शब्द था मरासमस, लेकिन क्वाशियोरकर जो शब्द है वह एक अफ्रीकन शब्द है ना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई क्वाशियोरकर किस देश का शब्द है और उसका क्या मतलब होता है। तो क्वाशियोरकर अफ्रीकन शब्द है, इसका अर्थ होता है वह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है, द डिजीज विच द चाइल्ड गेट्स व्हेन द नेक्स्ट बेबी इज बोर्न। क्यों? क्योंकि भाई 2 बच्चों में बहुत बार अंतर नहीं होता है, या सेकेंडरी थिंग्स, सेकेंड बच्चे पर जो पैदा हुआ उस पर इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है, डाइट उस प्रकार से प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली प्रोटीन की कमी रहेगी, और प्रोटीन की कमी से ये क्वाशियोरकर हो सकता है। तो सिकनेस ऑफ द डेवलप्ड चाइल्ड, है ना, ये भी आ सकता है कि भाई कौन सी बीमारी को सिकनेस ऑफ द डेवलप्ड चाइल्ड कहते हैं, तो मतलब है
क्वाशियोरकर। इस रोग का मुख्य कारण होता है कि माताओं में इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि भाई दूध छुड़ाने के बाद बच्चे को कौन सा भोजन दिया जाए। तो एक कारण ये भी हो सकता है अशिक्षा, अज्ञानता, है ना, जानकारी का अभाव। तो इसके कारणों में ये 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं, अज्ञानता, अशिक्षा और जानकारी का अभाव। कि माँ को पता ही नहीं है कि आफ्टर 6 मंथ हमें बच्चे को क्या खिलाना। वो ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रखते हैं, बच्चों की जो शरीर की डिमांड है वो बढ़ गई है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। तो प्रोटीन जब नहीं मिलेगा तो फिर वो दूध छुड़वाएंगे, या दूध छुड़वाने के बाद क्या खिलाना है क्या नहीं वो पता नहीं रहेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन की कमी हो सकती है और ये बीमारी पैदा हो सकती है। या फिर किसी अन्य कारण से बच्चों को वैसा भोजन नहीं दिया हो। तो दूध छुड़ाने के बाद बच्चे के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो ज़्यादा, जैसे रोटी वगैरह हमने दे दी है ना, उसके बाद बिस्किट वगैरह हमने खिला दिए, लेकिन हमने प्रोटीन के कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो बच्चे को सफिशिएंट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये क्वाशियोरकर होता है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसके मुख्यतः 3 भागों में इस लक्षणों को बांटा गया है। पहला स्थायी लक्षण, दूसरा है सामान्य लक्षण, और तीसरा जो रेयर चांसेस के केसेस जो होते हैं उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें कौन कौन से जो लक्षण है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो हम बात करते हैं इसके 3 प्रकार के जो लक्षण। स्थायी लक्षण, है ना, स्थायी लक्षण अगर ये बीमारी होती है तो क्या होगा, प्रोटीन की कमी से भाई हम प्रोटीन क्या काम करता है, वृद्धि एवं विकास, ये बच्चे का रुक जाएगा। वृद्धि विकास रुकेगा तो क्या रुकेगा, लंबाई और वजन भी बच्चे की कम हो जाएगी। सेकेंडरी चीज, शरीर में सूजन, एडिमा। भाई प्रोटीन की कमी से क्या होगा, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, जो हमारे शरीर के उत्तक सेल्स एंड टिश्यूज जो हैं, उनके बीच के स्थानों में पानी भर जाएगा। मतलब जो इंटरसेल्यूलर जो स्पेस होता है ना, और टिश्यू और सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर जो लिक्विड है प्रोटीन की कमी से वो भर जाएगा। और ये सूजन सबसे पहले पंजों में, पीडल एडिमा जो है, एडिमा जो है वो सबसे पहले पैरों में आएगा, क्योंकि हमारे जो पैर हैं ये ज़मीन से टच है और हमेशा जो लिक्विड फिलअप होता है वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण की तरफ ही खींचता है, इसलिए सबसे पहले ये हमारे पैरों में जो स्वेलिंग है वो आएगी। तो उसके बाद आँखों में, हाथों में, बाहों में, जैसे जैसे स्वेलिंग राइज होगी, जैसे जैसे ये केस कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में जाएगा, वैसे वैसे ये स्वेलिंग हमारी आँखों में भी रहेगी, हाथों में भी रहेगी, बाहों में, चेहरे तक फैल सकती है। और इस अवस्था में बच्चे को शुगर बेबीज भी कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई किस लक्षण के कारण, है ना, क्वाशियोरकर बीमारी में बच्चे को शुगर बेबीज कहते हैं, या किस बीमारी में बच्चे को शुगर बेबीज भी हम कहते हैं। क्योंकि वास्तव में क्या होता है, प्रोटीन की कमी से ये बच्चा जो है वो देखने में हमें बिल्कुल हेल्दी लगेगा, पर वास्तव में एक हमारा नेचुरल से गाल भरे हुए है ना, और एक जैसे स्वेलिंग आ रही है। आपने बहुत सारे क्रॉनिक जो अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं ना, जो मतलब लगातार शराब का सेवन करते हैं, उनकी आंखों में एकदम लाल और चेहरा एकदम फूला हुआ, पफीनेस जो आ जाती है, तो वो जो पफीनेस अल्कोहल के कारण आई है या इस बीमारी के कारण जो आई है, गाल जो भरे भरे और एक नेचुरल से जो गाल भरे, उन दोनों में रात दिन का अंतर होता है ना। दूसरी बात, जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वृद्धि विकास रुक रहा है, तो वृद्धि विकास रुकने से भाई मांसपेशियां भी जो है वो सूखने लग जाती है। मतलब जो आर्म सर्कमफ्रेंस है ना, वो भी हमारा कम हो जाता है। टांगों और बाहों में त्वचा के नीचे वसा की अपेक्षाकृत मोटी तह हमको सिर्फ दिखाई देगी। साथ में बच्चों में साइकोमोटर चेंजेस, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन भी होंगे। बच्चे में क्या होगा, उदासीनता होगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो एक ऐसे मेंटल ट्रॉमा में रहते हैं जिसकी वजह से न केवल क्वाशियोरकर बल्कि दूसरी चीज़ों में भी वो बच्चा जो है ना तो उसको खाना भाएगा, थकानग्रस्त रहेगा, है ना। साथ में को अगर कोई संक्रमण लगा है तो बुखार वगैरह भी रहेगा, तो इससे उस बच्चे में उदासीनता रहती है, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और अरुचि आ जाती है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है और वो बच्चा फिर आलसी, सुस्त, थका हुआ महसूस करता है। इवन उस बच्चे को हिलना डुलना होगा तो वो भी उसको आलस से आएगा। तो ये कुछ स्थायी लक्षण हैं जो क्वाशियोरकर को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है नॉर्मल जो सिम्टम्स है, सामान्य लक्षण। अब सामान्य लक्षण में क्या होता है, सबसे पहले हेयर चेंजेस, बालों की वृद्धि रुक जाएगी, बाल एकदम पतले हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, भूरे मटमेले एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और सफ़ेद भी हो सकते हैं, साथ में आसानी से उखड़ जाएंगे। ये इसका मेन सिम्टम सामान्य लक्षणों में है। फिर स्किन भी क्या हो जाएगी, ड्राई
और बिल्कुल खुरदुरी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, स्किन का कलर जो है वो बदल जाएगा, उसमें गहरे भूरे रंग के चत्ते जो हैं वो पड़ जाएंगे, स्पॉट, वाइट डार्क ब्राउन कलर के जो स्पॉट हैं स्किन में पड़ जाएंगे, और चमड़ियों में पपड़ियाँ एकदम उधड़ने लग जाएंगी, ऐसे बच्चे जिनको क्वाशियोरकर है ना। और दूसरी बात, जो चेहरा है ना वो मून फेस का हो जाएगा, चंद्रमा के आकार का हो जाएगा, गोल एकदम। और भूख में कमी, एनोरेक्सिया भी रहेगा, भूख में कमी को हम क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया। और दस्त भी लगेंगे। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, देखो प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइमों का भी निर्माण, जैसे ट्रिप्सिन हो गया है ना, काइमोट्रिप्सिन्स हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया, ऐसे वो पेप्सिन हो गया, तो ये सारे एंजाइम प्रोटीन से ही बनते हैं ना। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने हीमोग्लोबिन देखा था, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलिन है वो किसका भाग है, प्रोटीन का भाग है। तो भाई जब प्रोटीन की कमी होगी तो ब्लड सेल भी डेवलप्ड हमारी नहीं होने वाली, क्योंकि ग्लोबुलिन तो मिल ही नहीं रहा प्रोटीन में, तो एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। पाचन शक्ति क्षीण होने के कारण उस इंसान को, उस बच्चे को भूख नहीं लगेगी और उल्टियाँ होने लगती है, जिसके कारण क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो हमारी बॉडी का है वो भी असंतुलित हो जाएगा। साथ में मैंने अभी बताया एनीमिया, ब्लड की कमी, भाई हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाएगा, है ना। प्रोटीन में जो हीमोग्लोबिन जो है, तो हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन जो है वो किसका पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट है ना। तो और ये जो है वो आयरन का पार्ट है। तो भाई जब हीम को ग्लोबुलिन मिलेगा ही नहीं तो ब्लड सेल्स डेवलप्ड, आरबीसी जो है वो डेवलप्ड होंगी ही नहीं, और रक्तहीनता हो जाती है, पेट फूला हुआ होगा, और कभी कभी एसाइटिस, मतलब पेट में पानी, एब्डोमिनल जो कैविटी है उसमें पानी भर जाएगा, है ना, तो एसाइटिस भी हो सकता है। अब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कभी कभी होते हैं, जैसे फैटी लीवर, है ना, यकृत में क्या हो जाएगा, वसा का जमाव हो जाएगा, यकृत की कोशिकाओं में फैट जो है वो लगातार डिपॉजिट हो जाएगा और इसके आकार में भी वृद्धि हो जाएगी। फैटी लीवर जो है ना, वो लीवर में फैट के डिपॉजिट होने से, अब ऐसे ये लक्षण वैसे क्वाशियोरकर में भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो मैंने बताया, जो शराब पीने वाले हैं, जो ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तेल का तेलीय पदार्थ जो ज़्यादा खाने में यूज़ करते हैं, या फिर लीवर की जो बीमारियां हैं उनमें, या फिर जिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनमें फैटी लीवर की शिकायत, या जो मोटापे से पीड़ित हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। छूने पर, है ना, राइट साइड में हम अपर क्वाड्रेंट में जब हम टच करते हैं इस वाले भाग में, तो क्या होता है, फैटी लीवर जो है वो हमें इजीली टच होगा, पेल्पेट जब हम करेंगे। तो इफेक्ट ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरी बात चिलोसिस इट मीन्स होठों का कटना और फटना, और जीभ की जो सतह है वो भी क्या हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। साथ में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, कि कुछ विटामिन्स की जो है वो कमी भी हो सकती है। तो उन विटामिन्स की कमी जो है वो किस तरीके से हो सकती है, अलग अलग जो फैक्टर्स है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पर। तो कुछ विटामिन्स के निर्माण में प्रोटीन प्रिकर्सर का काम करता है ना, तो प्रोटीन पूर्ववर्ती प्रिकर्सर का काम करता है, अतः प्रोटीन की कमी के कारण कुछ विटामिन, प्रिकर्सर मतलब उनको एक स्टिमुलेट करने का काम करता है ताकि वो विटामिन्स जो है वो बॉडी में बन पाए। तो भाई कुछ विटामिन की कमी से उसका निर्माण नहीं हो, प्रोटीन की कमी से विटामिन का निर्माण नहीं होगा। जैसे विटामिन ए की कमी के कारण आंखों के रोग, रतौंधी हो जाता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। साथ में प्रोटीन की कमी से भाई नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका सिस्टम हमारा है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनका भी जो है वो डेवलपमेंट रुक जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी मेंटल और इंटेलिजेंस जो इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास, वो भी रुक जाएगा। बच्चा ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाएगा, वो मानसिक मंदता की स्टेज अवस्था में जो है वो चला जाएगा। मतलब उसकी उम्र के जो बच्चे जिस तरीके से होशियार रहते हैं, जिस तरीके से लर्न करते हैं, जिस तरीके से ग्रो करते हैं, वैसा वो नहीं कर पाएगा, और फिर किसी भी काम में बच्चा कुछ सीखने की इच्छा नहीं रखेगा। मतलब उसकी जो लर्निंग बिहेवियर है वो भी बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और हर समय वो बच्चा जो है वो डीएक्टिव रहेगा, है ना, वो निष्क्रिय रहेगा। साथ में सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन, अब जब भाई इन तत्वों की कमी है बॉडी में, नेचुरल सी बात है, तो बच्चों को रोगाणुओं से प्रभावित होने का भी जो खतरा है वो
बना रहेगा कि भाई रोगाणुओं से जो प्रभावित तत्व हैं वो भी उसमें स्पेशली बने रहेंगे, तो जिसकी वजह से बहुत सारी जो समस्या हैं वो पैदा हो सकती हैं। श्वसन एवं त्वचा रोग भी आसानी से हो जाएंगे, तो मतलब किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है ना, हल्का सा इन्फेक्शन हो तो भी उस बच्चे को जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो मेजरली जो है वो बहुत सारी जो समस्या है वो बच्चा जो है वो परसीव करता है, तो इसके अंदर संक्रमण का खतरा बना रहेगा। बहुत सारे बैक्टीरियल, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन उस बच्चे को जो है वो आसानी से हो सकते हैं। तो ये जो कभी कभार होने वाले जो लक्षण हैं, है ना, ये रेयरली दिखते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, मतलब बहुत रेयरली। आप ये समझ लो कि 100 में से मतलब 10 या 20 बच्चों को दिखेंगे। बाकी जो स्थायी लक्षण है ना, या जो प्रमुख लक्षण जो हमने पढ़े थे, उन लक्षणों में वो आसानी से जो है वो दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, देखिए मेरास्मिक क्वाशियरकर जो तीसरा क्लासिफिकेशन है। हमने पीईएम के 3 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। 3 क्लासिफिकेशन क्या है, पहला है मेरास्मस, दूसरा है क्वाशियरकर, तीसरा है मेरास्मिक क्वाशियरकर, है ना। अब मेरास्मिक क्वाशियरकर क्या है, ठीक है, तो ये है हमारा मेरास्मिक क्वाशियरकर। तो अविकसित एवं विकासशील देशों में जहां पीईएम अधिक है, कौन से देशों में, अविकसित, जो डेवलप्ड हुए ही नहीं है ना, या फिर जो डेवलप्ड हो गए हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर मेरास्मस और क्वाशियरकर दोनों बीमारियों के लक्षण एक साथ जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो कभी कभार ये समस्या जो है वो पैदा होती है। तो शिशु प्रारंभ में क्वाशियरकर से ग्रसित रहता है ना। फिर जब उसके भोजन में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी कम हो जाती है, तब वो बच्चा क्या हो जाता है, मेरास्मस। मतलब पहले तो क्या होता है, वो प्रोटीन की कमी से जो है वो सफ़र कर रहा होता है, लेकिन फिर क्या होता है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी के अलावा प्रोटीन की जब कमी हो जाए तो उसमें भी जो है वो क्या हो जाएगा, मेरास्मिक वो बच्चा हो जाएगा। और बच्चा एक प्रकार से पीईएम एक अवस्था क्वाशियोसिस से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई दोनों में अंतर क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आम, है ना, कि दोनों में अंतर क्या है, कि भाई मरास्मस और क्वाशियरकर में मुख्य रूप से अंतर क्या है। पहला है एडिमा, शरीर में सूजन, है ना। मरास्मस में सूजन नहीं रहेगी, क्वाशियरकर में टांग के निचले भाग, चेहरे या पूरे शरीर पर रहेगी। दूसरी बात, जो मसल वेस्टिंग है वो मरास्मस में बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना, यहाँ पर क्वाशियरकर में नहीं रहेगी या इतना स्पष्ट जो है वो दिखाई नहीं देगा। इसमें मैंने आपको बताया कि एडिमा आ जाने के बाद सूजन जो है वो इतनी हावी हो जाती है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तीसरी बात, मसल्स वेस्टिंग, इसके अंदर बहुत सीवियर रूप से मसल वेस्टिंग होगी और यहाँ सूजन की वजह स्पष्ट नहीं रहेगी या इतनी नहीं दिखाई देगी। ग्रोथ जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मरास्मस में दिखाई देगी, लेकिन यहाँ स्वेलिंग के कारण ग्रोथ की तो कमी यहाँ पर भी रहेगी, पर सूजन के कारण जो है, एडिमा के कारण यहाँ पर जो ग्रोथ है वो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं रहेगी। उसके बाद मानसिक लक्षणों की अगर हम बात करें, मेंटल जो लक्षण है उनकी अगर हम बात करें, तो मानसिक लक्षणों में कभी कभी शांत एवं उदासीन चेहरा जो रहेगा, अशांत, चिड़चिड़ापन एवं उदासीन चेहरा भी रहेगा। कि भाई मानसिक लक्षण में जो मरास्मक रोग से पीड़ित जो बच्चे हैं, उन बच्चों में वो बच्चा, देखो एनर्जी की कमी है, काम करने में मन नहीं है, तो वो बच्चा उदासीन रहेगा, वो बच्चा शांत रहेगा, ठीक है। लेकिन क्वाशियरकर में हमने अभी देखा कि अशांत के साथ साथ में बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाएगा और किसी काम में उसका वहाँ पर मन लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट अपनी भूख या एपेटाइट, है ना। एपेटाइट के अंदर क्या होता है, एपेटाइट यहाँ पर सामान्य अच्छी होती है और क्वाशियरकर में भूख नहीं लगती है। डायरिया की अगर हम बात करें तो डायरिया प्रायः यहाँ पर हो सकता है, क्वाशियरकर में भी प्रायः हो सकता है। त्वचा में परिवर्तन सामान्यतः मरास्मस में नहीं होते, लेकिन क्वाशियरकर में मैंने बताया डार्क ब्राउन कलर जो है वो हो जाता है। बालों में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो मरास्मस में बाल रूखे रहते हैं और यहाँ पर छोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, रंग में परिवर्तन हो जाएगा और आसानी से टूट जाएंगे और कुछ हद तक जो है वो सफ़ेद भी हो जाएंगे। गोल चेहरा
मून लाइक फेस मरासमस में नहीं होता है, क्वेशियोकर में होता है। लीवर का बढ़ना मरासमस में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देखिए जहाँ पर भी कोई चीज़ बढ़ रही है, मसल्स का बढ़ना, फैटी लीवर होना, ये मरासमस में हमको दिखाई नहीं देगा। ये हमें कहाँ दिखाई देगा? क्वेशियोकर में दिखाई देगा। साथ में सीरम एल्बुमिन यहाँ पर सामान्यतः कुछ कम, मरासमस में इसमें बहुत कम, क्योंकि भाई एल्बुमिन की तो कमी, प्रोटीन की कमी है, तो एल्बुमिन की भी कमी है, तो एल्बुमिन की कमी से क्या होगा? हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर एक ग्रोथ चार्ट दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मिसरेबल एपेथिक और यहाँ पर एक ग्लोसी अंडरवेट, ये दो प्रकार के जो हैं वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको जूम करके देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें एक चार्ट है जिसका नाम है प्रोटोटाइप ग्रोथ चार्ट, है ना। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको अपने बुक्स वगैरह में इतना डिस्क्राइब करके नहीं बताई जा रही है, यहाँ अभी तक कहीं है नहीं। ये जो चीज़ें हैं उसको हमने स्लाइड्स में हमारे ऐड किया हुआ है कि प्रोटोटाइप ग्रोथ चार्ट जो है इसका डेवलपमेंट किसने किया? इसका डेवलपमेंट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने। और WHO ने वर्ष 2006 में चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड जारी किए, ठीक है, कि बच्चों के एक स्टैंडर्ड, जो वृद्धि के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि कितनी हाइट होनी चाहिए, किस एज ग्रुप में कितना वेट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंपेटिबल होनी चाहिए। तो देखिए इसके अंदर WHO ने वर्ष 2006 में चाइल्ड ग्रोथ के जो स्टैंडर्ड जो हैं वो डेवलप्ड जो किए हैं, उसके अंतर्गत जो विश्व भर के बच्चों में 0 to 5 ईयर के एज ग्रुप में सामान्य वृद्धि, जिसमें वजन, लंबाई, ऊंचाई, सिर की परिधि, हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि उनके मापने के लिए उनके मानक रूप क्या हैं, क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो WHO ने प्रोटोटाइप ग्रोथ चार्ट के रूप में किए हुए हैं। अब ये ग्रोथ चार्ट जो है वो क्या दर्शाता है ना। अब इसमें देखो इस तरीके से एक्स और वाई, है ना, एक्स एंड वाई, दो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, यहाँ तो हो जाएगी एज, यहाँ हो जाएगा वेट। तो महीनों और वर्षों और किलोग्राम में इस तरीके से, जैसे एज 5 साल में कितना वेट है, फिर 10 साल में कितना है, इस तरीके से वो ग्रोथ जितना अपर जाएगी उतना ही बच्चे का डेवलपमेंट दिखेगा। अब जैसे यहाँ पर 5 साल में जो बच्चे का वजन है वो 20 किलो है और 6 साल में वो 14 किलो आ गया, तो मतलब क्या हो गई, ग्रोथ का ग्राफ गिर गया। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे में कोई ना कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, या बच्चे में कोई ऐसे न्यूट्रिशियस या न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी है, ये हम इस ग्रोथ चार्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो परसेंटाइल लाइन यहाँ पर दे रखी है, यदि बच्चा 50 परसेंटाइल पर है तो वह अपनी उम्र के बच्चों के औसत के बराबर होता है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, आप ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रोटोटाइप ग्रोथ चार्ट क्या है। कि प्रोटोटाइप जो ग्रोथ चार्ट है वो किसने डेवलप्ड किया है। तो WHO ने वर्ष जो है 2006 में डेवलप्ड किया है। कब किया है? WHO ने वर्ष 2006 में चाइल्ड ग्रोथ के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए 0 to 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें ये डेवलप्ड किया है। कौन सा? प्रोटोटाइप। ठीक है, ये तो बात है कि ग्रोथ चार्ट। अब इसमें ये भी आ सकता है कि भाई कितने परसेंटाइल पर प्रोटोटाइप ग्रोथ चार्ट जो है वो एक नॉर्मल बच्चों को आइडेंटिफाई करता है। तो हमारा जो आंसर है वो है 15 परसेंटाइल, है ना। 15 परसेंटाइल पर बच्चा जो है वो नॉर्मल हो सकता है। तो यदि बच्चा 15 परसेंटाइल पर है तो वह अपनी उम्र के बच्चों के औसत समान होगा। अब इसकी विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता यह है कि ये 0 to 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनके मानकों के लिए बना हुआ है। सेकेंडरी जो विशेषताएं हैं वो है स्तनपान कराने वाले स्वस्थ बच्चों के डेटा पर आधारित है। कौन से? जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं उनके बच्चों के हेल्थ के जो डेटाज हैं उनके बेस्ट पर हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली जो माताएं हैं जो अपने बच्चों को करवा रही हैं, ठीक है, तो उनके डेटा पर जो है ये आधारित होते हैं। और विश्व के
कई देशों के बच्चों पर अध्ययन के बाद ये जो रिपोर्ट है वो तैयार हुई है। ऐसा नहीं कि ये जो ग्रोथ चार्ट है वो वैसे ही किसी ने उठ कर जो है वो बना दिए हैं। भाई बहुत सारे देशों में ये बीमारियों से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके सर्वे, उनके डेटाज वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं। तो उन डेटास के आधार पर WHO ने इस ग्रोथ चार्ट को बनाया है और रिसर्च के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया है। साथ में इस ग्रोथ चार्ट में लड़के और लड़कियों दोनों का अलग अलग चार्ट होता है। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने एक और नया क्लासिफिकेशन बनाया जिसको बोलते हैं गोमेस क्लासिफिकेशन। तो भाई माल न्यूट्रिशन की गंभीरता को नापने के लिए जिस क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है उसको हम गोमेस क्लासिफिकेशन कहते हैं, और ग्रोथ चार्ट है ना उसको हम, ठीक है, और जो ग्रोथ चार्ट माल न्यूट्रिशन के लिए हम यूज़ करते हैं उस ग्रोथ चार्ट का नाम है प्रोटोटाइप ग्रोथ चार्ट। ठीक है, तो ये गोमेस क्लासिफिकेशन जो है ये माल न्यूट्रिशन की गंभीरता जो है उसको मापने की एक पुरानी और सरल विधि है। ठीक है, ये कैसे नापते हैं? यह बच्चों में वजन के आधार पर, वेट के आधार पर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई माल न्यूट्रिशन में किस प्रकार के वर्गीकरण से माल न्यूट्रिशन की गंभीरता को नापा जाता है? तो हमारा आंसर है गोमेस, है ना। या गोमेस वर्गीकरण कौन सी बीमारी में यूज़ किया जाता है? तो वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें देखो यह क्लासिफिकेशन 1956 में गोमेस और गलवान दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज कर रखी है ना। गोमेज एंड गलवान, ये याद रखना, ये नोट करना। ये क्वेश्चन जो है वो अधिकतर पूछते हैं, साइंटिस्टों के नाम हमें याद नहीं रहते हैं। जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्वासियोरकर में जैसे हमने पढ़ा, डॉक्टर 1933 में सिस्ली विलियम हो गया, प्रोटीन की खोज मुल्डर हो गया। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो अलग अलग डिस्कवरी हमारी मेडिकल साइंसेज में कर रखी है, उनसे रिलेटेड 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा बनते ही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर उसके वर्गीकरण का आधार क्या है? तो बच्चे के वास्तविक वजन की तुलना उसकी उम्र के अनुसार मानक वजन से की जाती है। ठीक है, कैसे कि वास्तविक वजन कितना है और अपेक्षित वजन कितना इंटू 100। ठीक है, अब जैसे सपोज हम बात करें कि साल भर तक का बच्चा है, जन्म के ऊपर 3 किलो का वजन है, तो वास्तविक वजन उसका 6 किलो है, अपेक्षित वजन उसका 9 किलो होना चाहिए जन्म के 1 साल बाद 3 गुना, है ना, जन्म से इंटू 100। तो ये हो जाएगा 600/9। तो 9 6 जा 54, फिर 60 बना 66 परसेंटाइल, मतलब इट मीन्स 15 परसेंटाइल से ये ऊपर होना चाहिए। अब देखिए ये कितना है, अगर 90% से अधिक है तो ये सामान्य है, 75 से 89% है तो ये हल्का है, 60 to 74% है तो मध्यम कुपोषण है, और 60% से कम है इसका मतलब क्या है? यह गंभीर प्रकार का कुपोषण से पीड़ित बच्चा है, स्पेशल, है ना। तो वर्गीकरण के ये जो आधार हैं वो गोमेस क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो दिया गया है ना। तो गोमेस क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है ये भी माल न्यूट्रिशन के टॉपिक में हमने कवर अप किया है, जो कि आमतौर पर बुक वगैरह में सिर्फ चार्ट दे दिया जाता है और चार्ट के बारे में बता दिया जाता है। लेकिन गोमेस क्लासिफिकेशन कब हुआ, किसने किया, है ना, प्रोटोटाइप जो ग्रोथ चार्ट है वो कब डेवलप्ड हुआ, कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, किन देशों में किया, क्या एज ग्रुप है, वो सारी जानकारी हमने इस टॉपिक के साथ आपको देने की कोशिश की है। अब उदाहरण देखिए, यदि 2 साल के बच्चे का अपेक्षित वजन, अब गोमेज क्लासिफिकेशन कैसे निकालते हैं, 12 किलोग्राम है, उसकी वास्तविक वजन 7 किलोग्राम है, तो क्या हो जाएगा 7/12 इंटू 100, तो कितना आया 58 मतलब 60 से कम है, मतलब सीवियर टाइप का गंभीर कुपोषण ग्रेड 3 में आएगा। तो लिमिटेशन वेट फॉर एज दिखता है, यह स्टेंटिंग लंबाई का कम होना, वेस्टिंग अत्यधिक दुबलापन में अंतर नहीं कर पाता है, और WHO के Z स्कोर पर आधारित जो मानक है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित मानकों में से एक है। तो गोमेज क्लासिफिकेशन के बारे में ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका उपचार, कि भाई इसका उपचार क्या है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के उपचार में हम अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं कि समुचित आहार से कैलोरी और प्रोटीन की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। साथ में आहार में हमें क्या लेना, बच्चों को समुचित आहार दिया जाना चाहिए जिसमें अच्छी कैलोरी, अच्छी किस्म की प्रोटीन हमें देनी है। अगर बच्चा मुंह से नहीं खा पा रहा है तो हम उसे किससे दे सकते हैं, राइस ट्यूब के माध्यम से लिक्विड डाइट बच्चे को प्रीफर कर सकते हैं। बच्चे की सहनशीलता के अनुसार, बच्चा कितना टॉलरेट कर पाता है खाना, उसके अनुसार हमें खाद्य पदार्थ को कम कम मात्रा में बार बार देना है।
प्रतिदिन 80 से 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे धीरे धीरे बढ़ाकर हम 150 KCl केजी पर डे 2 से 3 मिलीग्राम प्रोटीन हम लगातार उस बच्चे को दे सकते हैं। साथ में जो लिक्विड डाइट है, लिक्विड पदार्थ जो है वो 100 से 150 ml पर केजी पर डे होने चाहिए। तो बच्चे का अगर वजन 3 किलो है तो लगभग 300 ml पर केजी जो है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम उसको पर डे लिक्विड दे सकते हैं। स्थिति सुधरने पर उसे दूध के साथ सब्जियां और अनाज भी हम शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चे की स्थिति और सुधरती है वैसे वैसे हम प्रोटीन की मात्रा और बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे हम मछली है, अंडा है, दालें हैं, इनको उसकी डाइट में समावेश कर सकते हैं। अब संक्रमण से रोगों का उपचार, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, ठीक है, प्रोटीन की या एनर्जी की कमी से ये बीमारी होना लाजमी है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इन चीज़ों से इम्यूनिटी हमारी डाउन होती है और बच्चा दूसरे संक्रमण की चपेट में जल्दी आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक तो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, बीमारी है, दूसरी बार उसको कोई और इन्फेक्शन लग गया हो, तो मतलब 2 बीमारियां एक साथ उस बच्चे को कवर कर दी हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना, अस्पताल में इलाज कराना है। और सबसे पहले हमें डिहाइड्रेशन, है ना, बहुत बार हमने देखा है कि डिहाइड्रेशन के कारण जैसे दस्त एवं उल्टियाँ हो गई हैं, बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, तो कभी कभार ऐसी कंडीशंस में बच्चे मर भी जाते हैं तो, और हाइपोवोलेमिक शॉक में भी चले जाते हैं। तो हमें उन्हें लिक्विड प्रोडक्ट देने हैं, पानी का घोल, जैसे ORS, आजकल तो ORS आता है, ORS हम घोल कर पिला सकते हैं, नमक का, नींबू का पानी हम पिला सकते हैं। इसमें ग्लूकोज, नमक, पोटेशियम, सोडा, लैक्टेट थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें पिलाना चाहिए। और खून की अगर कमी हो, बच्चे में एनीमिया हो, है ना, तो उसके लिए 60 मिलीग्राम आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड अतिरिक्त हमें देना, ताकि ब्लड जो है वो उसकी बॉडी में बनता रहेगा। और जब तक किसी विटामिन की भीषण कमी ना हो, उसको हमें अत्यधिक मात्रा की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर इन्फेक्शन है तो अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन, अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया, हमें एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो देनी है। वैसे वो प्रिस्क्राइब डॉक्टर करते हैं, हमें प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि वी शुड प्रोवाइड एंटीबायोटिक एज पर द डॉक्टर ऑर्डर, है ना। और बच्चों को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर उसका शरीर का जो तापमान है वो हम नॉर्मल बना सकते हैं। माता पिता को भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन। भाई अगर पेरेंट्स अगर कॉन्शियस रहेंगे अपने बच्चे के बारे में, है ना, जो बड़े बड़े जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, एक नर्स होती है ना, जैसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, है ना, मेदांता हो गया, मेड सिटी हो गया, स्टर्लिंग हो गया, अपोलो हो गया, इन हॉस्पिटलों में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हैं, वहाँ पर एक नर्स होती है जिसका नाम है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। वो क्या करती है, हॉस्पिटल में हर जगह से सैंपल लेते हैं, देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में कोई दूसरा इन्फेक्शन तो स्प्रेड नहीं हो रहा। अब जैसे सपोज कोई वार्ड है और वार्ड की दीवारों में ही इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरसेस पन रहे, तो भाई पेशेंट एक तो हेल्दी होने के लिए आ रहा है, ऊपर से वो इन्फेक्शन और लेगा तो वो और बीमार पड़ेगा। तो वो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जो है ना, वो क्या करती है, उन हॉस्पिटलों में जो कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्टिव पेशेंट जो एडमिट है उनके रिलेटिव को हेल्थ एजुकेशन देती हैं कि भाई उनके पेशेंट को या फिर ऐसे इन्फेक्शन में हमें कैसे बचना है। आधे 1 घंटे की उनकी क्लास होती है, तो हमें क्या करना है, बच्चे का इलाज हम घर पर कर सकते हैं, वो माता पिता को विश्वास दिलाना। दूसरी बात, बच्चे के माता पिता को उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, अनुभव और स्थान विशेष पर जो खाद्यान्न पदार्थ जो है ना, जिससे हम प्रोटीन की कमी या ऊर्जा की कमी पूरी कर सकते हैं, उन रिसोर्सेस के बारे में माता पिता को हमें जानकारी देनी है। या माता या अभिभावक को यह शिक्षा भी देनी है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पौष्टिक तत्व जो उनके बच्चे के लिए अच्छे हैं, ये भी। उसके बाद भोजन बनाते समय फूड हाइजीन को मेंटेन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है। एक तो जहाँ खाना बन रहा रसोई में, वहाँ की हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, और खाना हम जैसे सब्जियां बना रहे वॉश करके बनाएं, दालें बना रहे वॉश करके बनाएं, है ना। आटा वगैरह अगर हम बांध रहे हैं तो सही तरीके से देख लें उसमें कोई छोटे छोटे जीव वगैरह तो नहीं है। तो उस हाइजीन को भी, उस दूसरी बात, जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारे खाना खाने से पहले बाद में हाथ धोना, हैंड वॉशिंग करनी है, नाखून वगैरह हमारे क्लीन होने चाहिए। तो इस तरीके से हम हेल्थ एजुकेशन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय आहार पोषण संस्था, है ना, नेशनल न्यूट्रिशनल जो इंस्टीट्यूशन जो है हैदराबाद में, घर पर कुपोषण के इलाज के लिए कुछ डाइट जो है वो रिकमेंडेड की है ना, जिसमें भुना हुआ गेहूं 40 ग्राम, भुना हुआ चना 16 ग्राम, मूंगफली 10 ग्राम और गुड़ 20 ग्राम। तो यह इस भोजन से कुल 86 ग्राम
मतलब 330 कैलोरी ऊर्जा और 11.3 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है अगर ये कंपोनेंट फूड में ऐड किया जाए बच्चे को देने के लिए। और प्रोटीन की कमी से पीड़ित बच्चा इसी भोजन को अगर 3 महीने करता खाता है या माँ बाप उस बच्चे को खिलाते हैं तो प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और इस बीमारी से वो बच्चा जल्दी फ्री हो जाएगा। ये किसका कहना है? राष्ट्रीय आहार पोषण संस्था जो हैदराबाद में है उन्होंने इसको रिकमेंडेड किया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बस इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भोजन हैदराबाद मिक्सचर के नाम से जाना जाता है उसमें कितनी कैलोरी एनर्जी और कितने ग्राम प्रोटीन का रिकमेंडेशन किया हुआ है? 330 किलो कैलोरी है ना, या 11.3 ग्राम प्रोटीन, या फिर कितने ग्राम, ठीक है, वो भोजन कितने ग्राम का? 86 ग्राम का। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। साथ में इसकी रोकथाम कैसे की जाए भाई? देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, है ना। दुर्घटना से देर भली, हमें पहले ही सुरक्षा करनी है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम कैसे करें? वैसे ये कोई सामान्य समाधान इसका उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम हमारे लेवल पर बच्चों को पहले से ही अगर हम अच्छा डाइट दें जिसमें प्रोटीन और जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा हो तो हम इस बीमारी से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो रोकथाम के लिए FAO, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये एक वैश्विक संस्था है, और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई है जिसमें कुछ हेल्थ प्रमोशन के कुछ फैक्टर बताएं, जैसे गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रशिक्षित करना है बच्चे की फीडिंग के लिए। साथ में उनको 6 मंथ बाद आफ्टर फीडिंग या ड्यूरिंग द फीडिंग 6 मंथ में हमें उन 6 मंथ के बाद जो सप्लीमेंट्री फूड देना है वो किस तरीके से देना है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। दूध छुड़ाते समय वीनिंग समय दिए जाने वाले कम मूल्य के आहारों का विकास करना। बच्चों को बार बार अधिक आहार देने की शिक्षा देना। साथ में जो फैमिली ओरिएंटेड जो डाइट हम बनाते हैं उसको सुधारना। साथ में भोजन के जो सही तरीके हैं उनके बारे में हेल्थ एजुकेशन देना। घरेलू अर्थव्यवस्था का संयोजन करना है डाइट फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि भाई हमारे घर में जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो या तो हमारी बीवी होती है या हमारी माँ होती है ना, दो ही, या फिर हमारी सिस्टर होती है, यही बनाते हैं। तो इनको जब ये पौष्टिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, परिवार के आहार की योजना, इनके बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगा ना तब तक उन तत्वों को किस तरीके से संयोजित करके खाना बनाना है जो एक परिवार के लिए आवश्यक है वो उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो FAO एंड WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें आपको बताऊंगा कि इन ऑर्गेनाइजेशन का पूरे वैश्विक स्तर पर सभी देशों में क्या क्या व्यवस्था ये करते हैं। साथ में जो ICDS है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है, समेकित बाल विकास योजना, उसके तहत स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील या पूरक आहार को बढ़ावा देना, ये भी इनका मेन एक फैक्टर है जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स में PEM को रोकने के लिए यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, विशेष संरक्षण, कि भाई बच्चों के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों के भोजन में प्रोटीन एवं ऊर्जा से समृद्ध जो खाद्य पदार्थ हैं उनका समावेश होना चाहिए और भोजन स्थानीय उपलब्धता पर आधारित हो। दूसरा, सही टीकाकरण, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था BCG के टीकाकरण से TB नहीं होता है। फोर्टिफिकेशन, भोजन का प्रबलीकरण करना। देन भोजन में विटामिन एवं वसा की जो उपयुक्त मात्रा है उनका समावेश करना ताकि ये बीमारी हो ही नहीं। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया स्वच्छ हाथ, हाइजीन हाथों की अच्छी होनी चाहिए भोजन पकाते समय और भोजन खाते समय। स्वच्छ भोजन की प्रवृत्ति को बढ़ाना, क्लीन फूड हमारा होना चाहिए। फूड अगर क्लीन है तो हमें कोई भी बीमारी जो है वो हो नहीं सकती है। साथ में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जितना जल्दी हम उस बीमारी को आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोस करेंगे, निदान करेंगे, उतना ही हम ज़्यादा पॉपुलेशन में उसको स्प्रेड आउट होने से बचा सकते हैं। तो निश्चित समय पर अंतराल और निगरानी रखनी है। बच्चे की शारीरिक वृद्धि में कमी अगर हो तो तुरंत शीघ्र पता लगाना है। संक्रामक रोग भी हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। दस्त लग सकते हैं बच्चों को, दस्त की रोकथाम करनी है ना। बच्चे की रिहाइड्रेशन थेरेपी को मेंटेन करना है, बच्चा डिहाइड्रेशन में ना जाए, या फिर हो सकता है कोई महामारी फैलने की स्थिति में सप्लीमेंट्री फूड फीडिंग देने का कार्यक्रम विकसित करना ताकि बच्चों को प्रॉपर डाइट का जो चैनल बना हुआ है वो रुके नहीं। और
बहुत बार क्या होता है कि ये माल न्यूट्रिशन जो है वो पेट में जो कीड़े होते हैं, इन्फेस्टेशन जिसको वर्म इन्फेस्टेशन, उससे भी हो सकता है, उससे भी बीमारियां जो है वो बच्चों में फैलती है। तो हम उन्हें जो है वो डीवर्मिंग, आजकल तो जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पर एल्बेंडाजोल की टैबलेट या एल्बेंडाजोल का जो दवाई होती है, लिक्विड है ना, सिरप, वो बच्चों को देते हैं, है ना, 6 मंथ में 3 मंथ में एक बार देते हैं, ताकि बच्चों के पेट में कीड़े ना हो, ताकि वो कीड़े उन बच्चों का न्यूट्रिशन ना खाए और जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसी बच्चों में डेवलप्ड ना हो। और पूरक आहार से संबंधित कार्यक्रम जो हैं उनको प्रभावी ढंग से हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। दूसरी बात रिहैबिलिटेशन, है ना, किसी भी बीमारी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, वो रिहैब का है, कि वो किस तरीके से अपने आप को नॉर्मल, मतलब बीमार से नॉर्मल अवस्था में ले जा रहा है। तो उसके लिए सबसे मेन फैक्टर पीईएम में क्या है, पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना, है ना, हॉस्पिटल में सही उपचार, और उपचार के बाद रेगुलर फॉलोअप भी करना है, कि डॉक्टर हमें बुलाते हैं कि भाई डिस्चार्ज अगर आज हुए हैं तो 7 दिन बाद हमें दिखाना है। पूरक आहार पर फिर वहाँ पर वो सारी जानकारियाँ लेते हैं कि बच्चों को हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं, और किस तरीके से डाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, कौन कौन सी दवाइयाँ किस टाइम पर लेनी है। फॉलोअप में डॉक्टर जो है वो अधिकतर चेंजेस करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, और कॉम्प्लिकेशंस क्या पैदा हो सकते हैं अगर पीएम ना रुके, तो ये बीमारी और कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ये दो प्रकार से, एक्यूट और क्रॉनिक, है ना। एक्यूट मतलब कुछ समय, मतलब एकदम सडनली ऑनसेट हुआ और कम समय के लिए होता है। क्रॉनिक जो लंबे समय तक, मतलब साल भर से, 2 साल से, 3 साल से जो बीमारी है, तो इसमें सिस्टमिक और लोकल, यहाँ तो किसी पूरे सिस्टम जो है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, एब्डोमिनल डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनमें इन्फेक्शन फैल सकता है, या फिर लोकल किसी एक जगह, स्पेसिफिक जगह पर हो सकता है। गंभीर निर्जलीकरण, शीत, ज़्यादा दस्त लगने से सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन में आयरन मिनरल्स की कमी हो जाएगी, तो बच्चा शॉक में जा सकता है ना। बच्चे में एनर्जी की कमी है, बच्चा हाइपोग्लाइसीमिक हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, बिलो 70 हो सकता है ना। हाइपोथर्मिया मैंने पहले ही लक्षणों में बताया था। उसके बाद हिपेटिक डिसइंफेक्शन, इसका एक और लक्षण है फैटी लीवर, है ना। तो लीवर के जो काम हैं उनके कामों में डिस्टरबेंस पैदा हो सकता है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, अगर ये डिहाइड्रेशन, है ना, शॉक, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, सारे सिम्टम्स एक साथ एक बच्चे में आ जाएंगे, तो बच्चे में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम भी हो सकता है, और कन्वल्शन भी पैदा हो सकते, ताण आना जिसको बोलते हैं, और कभी कभार ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी होते हैं। ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है अगर ये बीमारी सही समय पर डायग्नोस ना होकर और लंबे समय तक बच्चे में रहती है तो। और लंबे समय तक होने के बाद ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की जो वृद्धि है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी, जिसको हम वृद्धि मंदता कहते हैं। बच्चा एकदम दुबलापन, मंद रहेगा, मेंटली भी वो रिटार्डेड रहेगा, दृष्टि एवं अधिगम, लर्निंग डिसेबिलिटी भी रहेगी। बच्चा ना तो बोल पाएगा, ना ही किसी काम को सीख पाएगा, और उसकी एज ग्रुप के अनुसार जो लर्निंग कैपेसिटी जो बच्चों में होनी चाहिए वो उनमें नहीं रहेगी। साथ में संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वच्छता को हमें बनाए रखना है, हाथ अच्छे से धोना है, अलग बिस्तर की व्यवस्था कराना। साथ में हमने बताया कि हमें पेरेंट्स को भी क्या करना है, गाइड करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जिसमें हमें बैलेंस डाइट के बारे में, कि बच्चे को हम कैसे अच्छी बैलेंस डाइट दें, कैसे प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की रिसोर्सेज का समावेश करें, फैमिली को कैसे आहार दें, स्तनपान का क्या महत्व है भाई, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, पूरक आहार सही समय पर शुरू करना है, टीकाकरण पूर्ण करना है। और साथ में एक और मेन फैक्टर है जिसमें है भावनात्मक सहयोग। भाई बच्चों को हमें क्या करना है, देखिए जो छोटे बच्चे जिनको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है वो वहीं पलते हैं जहां पर लव एंड अफेक्शन होता है ना। तो जहां पर लव एंड अफेक्शन होगा, है ना, तो वो अपने आप को प्रोटेक्टिव करेगा, रहेगा। तो हमें भावनात्मक सहयोग उन बच्चों को देना है, और माता पिता को भी मानसिक समर्थन, जो नर्सेज, जो हमारी एएनएम हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बच्चों के जो माता पिता हैं उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ताकि वो अपना माइंड संतुलित रख सके, तो उस बच्चे को भी अच्छा रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर देखिए। अब नर्सिंग प्रबंधन में हमें क्या करना है भाई, दैनिक वजन नापना, ग्रोथ चार्ट, स्वेलिंग का निरीक्षण, निर्धारित आहार, छोटे छोटे अंतराल में बच्चों को भोजन, उल्टी दस्त अगर है तो उस पर हमें क्या करनी है, निगरानी रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले जो है वो देखी हुई थी कि प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन है उसके अंतर्गत जो है
वो क्या क्या कंपोजिशन जो है वो बैठता है, किस तरीके से हम जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डील करते हैं, क्या कारण है, क्या लक्षण है, किस तरीके से बच्चों को पहचाना जाता है, कौन से चार्ट इफेक्टिव होते हैं, कैसे निदान करते हैं, है ना, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, उपचार क्या हो सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमने चैप्टर है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है, एएनएम और जीएनएम दोनों के एग्जामिनेशन पर्पस में, आरएनसी हो, जीएनसी हो, एमपीएनसी हो, कोई भी नर्सिंग काउंसिल के एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये टॉपिक अधिकतर पूछा ही जाता है। तो मेरी बेहतर सलाह ये है कि इस टॉपिक को आप अच्छे से देखना। बहुत सारा कंटेंट हमने एएनएम के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर ही यहाँ पर पढ़ाया है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए और पूर्व में भी जितने भी टॉपिक अगर आप हमने पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और दूसरे जो साथी हैं उनको भी आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो हमारे चैनल पर आकर नए नए जो वीडियो हैं उनको देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, शब्बा खैर, धन्यवाद।